हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रिच फास्ट बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि तेजी से सही सोच, सही आदतें और सही फैसले बनाकर आर्थिक आजादी की ओर बढ़ने की है। देखिए, एक बात बताऊं, जब भी हम रिच फास्ट सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले वही पुरानी इमेज आती है, लॉटरी, शेयर में तुक्का, रातों रात करोड़पति या फिर कोई स्कैम टाइप शॉर्टकट। लेखक यहीं से सबसे पहले झटका देते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर आप तेज को आसान समझ रहे हो तो आप पहले ही गलत रास्ते पर हो। तेज का मतलब है बिना भटके, बिना समय बर्बाद किए सही दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ना। और आसान कुछ भी नहीं है यार। लेखक शुरुआत में ही ये बात दिल में बैठा देते हैं कि पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा पहले अंदर बनता है। आपकी सोच में, आपके फैसलों में, आपकी प्राथमिकताओं में। वो एक लाइन लिखते हैं, यू बिकम रिच बाय थिंकिंग रिच लॉन्ग बिफोर यू बिकम रिच इन रियलिटी। अब इसका मतलब समझिए। अमीर बनना कोई बैंक बैलेंस की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। लेखक कह रहे हैं कि अगर आपकी सोच अभी भी सैलरी से सैलरी तक जीने वाली है, डर से भरी हुई है, फैसले टालने वाली है, तो चाहे आपके सामने कितने भी मौके रख दो, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। यहां वो पहले अध्याय में दिमाग का एक पर्दा हटाते, हैंग्रीबी का पर्दा। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उन्हें अमीर बनने की आदत ही नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे, भाई आदतों से क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो पैसा है। लेकिन यही लेखक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही सैलरी, एक ही शहर, एक ही महंगाई। एक साल बाद एक आदमी वहीं का वहीं है और दूसरा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फर्क कहां पड़ा? लेखक कहते हैं, फर्क पड़ा सोच में। एक आदमी हर महीने ये सोचता है कि खर्च कैसे निकलेगा, दूसरा ये सोचता है कि आमदनी कैसे बढ़ेगी। सुनने में मामूली लगता है, पर यही सवाल आपके दिमाग को अलग दिशा में ट्रेन करता है। पहले अध्याय का असली फोकस है जिम्मेदारी लेना। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोषी ठहराते रहो। इसका मतलब है कि अब आप ये कहना बंद कर दो कि सरकार की वजह से, बॉस की वजह से, हालात की वजह से या किस्मत की वजह से मैं यहां हूं। जैसे ही आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो, वैसे ही आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आती है, क्योंकि फिर आप शिकार नहीं रहते, आप खिलाड़ी बन जाते हो। एक साधारण सा सीन सोचिए। एक आम आदमी, नाम मान लेते हैं रमेश। रमेश रोज ऑफिस जाता है, ट्रैफिक से परेशान, बॉस से खींचा हुआ, घर आकर थका हुआ। वो हमेशा कहता है, मेरी लाइफ ऐसी ही है। लेखक कहते हैं, यही वाक्य आपकी आर्थिक कब्र खोदता है। जब तक आप ये मानते रहोगे कि मेरी लाइफ ऐसी ही है, तब तक कुछ बदलेगा ही नहीं। पहला अभ्यास जो लेखक देते हैं वो ये है कि आप अपने आप से रोज पूछोगर, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी ही है, तो मैं आज क्या अलग कर सकता हूं? बहुत बड़ा कदम नहीं, बस अलग। लेखक यहां एक और लाइन डालते हैं, सक्सेसफुल पीपल थिंक लॉन्ग टर्म, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक शॉर्ट टर्म। इसका मतलब समझिए। ज्यादातर लोग आज की राहत के लिए कल का नुकसान कर लेते हैं। आज नया फोन, आज नई बाइक, आज पार्टी, क्योंकि आज मन खुश होना चाहिए। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो लोग जल्दी अमीर बनते हैं, वो आज थोड़ा असहज रहना सीख लेते हैं ताकि कल आजाद रह सकें। यहां जल्दी का मतलब फिर वही है सी दिशा में तेजी से। अब यहां वो एक बड़ी गलती पर उंगली रखते हैं। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले ज्यादा पैसा चाहिए। लेखक कहते हैं, नहीं, पहले स्पष्टता चाहिए। आपको ये साफ होना चाहिए कि आप कितना कमाना चाहते हो, क्यों कमाना चाहते हो और किस कीमत पर नहीं कमाना चाहते। वो कहते हैं कि बिना लक्ष्य के पैसा वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा। आप चल तो रहे हो, पर कहां पहुंचोगे किसी को नहीं पता। पहले अध्याय में वो एक छोटा सा लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। एक कागज लो और लिखो कि अगर अगले 3 साल में तुम्हारी आर्थिक जिंदगी वैसी हो जाए
जैसी तुम चाहते हो तो वो कैसी दिखेगी? कितना कमाओगे? कैसे कमाओगे? तुम्हारा दिन कैसा होगा? तुम्हारा तनाव कितना होगा? ये कोई सपना देखने का खेल नहीं है, ये दिमाग को दिशा देने की एक्सरसाइज है, क्योंकि दिमाग वही चीज ढूंढता है जिसकी उसे तलाश सिखाई जाती है। रमेश की कहानी में लौटते हैं। जब रमेश पहली बार ये लिखता है, उसे अजीब लगता है, डर भी लगता है। वो सोचता है, ये सब मेरे लिए नहीं है। लेखक कहते हैं, यही डर सामान्य है, बदलाव से पहले डर आता ही है। लेकिन जैसे जैसे रमेश रोज इस कागज को देखता है, उसके फैसले बदलने लगते हैं। वो बेवजह का खर्च टालता है, नई स्किल सीखने के बारे में सोचता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को छोटा मानना बंद करता है। लेखक इस हिस्से में चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने की चाह अगर लालच बन जाए तो वही आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए वो जोर देते हैं कि नैतिकता, धैर्य और वैल्यू क्रिएशन साथ साथ चलनी चाहिए। पैसा तभी टिकता है जब वो किसी समस्या का हल बनकर आए। पहले अध्याय का अंत वो एक भारी लेकिन सच्ची बात से करते हैं। वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ वैल्यू, नॉट लक। इसका मतलब ये कि अगर आप ज्यादा मूल्य पैदा करोगे अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी स्किल में, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। और अगर आप सिर्फ किस्मत का इंतजार कर रहे हो तो इंतजार ही करते रह जाओगे। यहां कहानी और ज्ञान एक जगह मिलते हैं। रमेश अभी अमीर नहीं बना है, उसकी सैलरी अभी भी वही है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब वो खुद को मजबूर नहीं मानता। अब वो सवाल पूछता है, सीखता है और छोटे छोटे कदम उठाने की हिम्मत करता है। और यहीं पर पहला भाग एक खामोश मोड पर रुकता है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जब सोच के बाद एक्शन की बारी आएगी, और वही तय करेगा कि ये सफर सिर्फ प्रेरणा बनकर रह जाएगा या सच में जिंदगी बदलने वाली राह बनेगा। रमेश की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां उसके अंदर पहली बार ये एहसास जन्म ले चुका है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और यहीं से किताब का दूसरा अध्याय असली गहराई में उतरता है। लेखक अब सीधा आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ठीक है, अब तुमने जिम्मेदारी ले ली, सोच बदलने की शुरुआत कर दी, लेकिन अगर तुम्हारी कमाई की क्षमता वही की वही रही तो सपने सिर्फ कागज पर ही रहेंगे। यहीं से बात आती है अर्निंग पावर की, यानी कमाने की ताकत। एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी नौकरी या बिजनेस को अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं यही हूं, इससे ज्यादा नहीं। लेखक इस सोच को खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि आपकी असली संपत्ति आपकी नौकरी नहीं है, आपकी असली संपत्ति है आपकी स्किल, आपका दिमाग और वो अनुभव जो आप सीख सकते हो। नौकरी तो बस एक प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म हिल जाए और आपके पास स्किल न हो तो आप गिर जाओगे। लेखक यहां एक सीधी लाइन लिखते हैं, योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर अर्निंग एबिलिटी। इसका मतलब समझिए, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी कार नहीं, आपका घर नहीं। अगर कल सब चला जाए लेकिन आपकी कमाने की क्षमता जिंदा है तो आप फिर से खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर सब कुछ है और कमाने की क्षमता नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती। रमेश की जिंदगी में ये बात ऐसे उतरती है कि वो पहली बार खुद से पूछता है, अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो क्या मैं कहीं और उतना या उससे ज्यादा कमा सकता हूं? सवाल डरावना है पर जरूरी है। लेखक कहते हैं कि डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, डर का मतलब है कि आप सच के करीब हो। अब लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग लगातार 3 चीजों पर काम करते हैं, सीखना, लागू करना और वैल्यू बढ़ाना। सीखना मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि वो स्किल जो मार्केट में पैसे बनाती है। लागू करना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि रोज इस्तेमाल करना। और वैल्यू बढ़ाना मतलब ऐसा काम करना जिससे लोग कहें, हां, ये बंदा काम का है। एक जगह वो लिखते हैं, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। सुनने में साधारण है पर रमेश को चुभता है। उसे एहसास होता है कि वो पिछले कई सालों से बस वही कर रहा है जो उससे कहा जाता है। न उसने नई स्किल सीखी, न खुद को अपग्रेड किया। लेखक यहीं पर एक कड़वी सच्चाई बोलते हैं, मार्केट आपको उतना ही पैसा देता है जितनी समस्या आप हल कर सकते हो। अगर आपकी समस्या छोटी है, पैसा छोटा होगा।
अगर समस्या बड़ी है, पैसा बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर शुरुआत कहां से करें? लेखक यहां भ्रम तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत स्किल सीखने में समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें वो सीखना चाहिए जो सीधा पैसे से जुड़ा हो। सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टेक्निकल स्किल जो डिमांड में हो। रमेश के लिए इसका मतलब है कि वो अपने काम से जुड़ी एक ऐसी स्किल चुने जो उसे दूसरों से अलग बना सके। यहां लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा देखकर स्किल चुनते हो और उसमें रुचि या ईमानदारी नहीं है, तो आप जल्दी थक जाओगे। इसलिए स्किल वो चुनो जहां आपकी दिलचस्पी और मार्केट की जरूरत दोनों मिले। रमेश अब रात को टीवी देखने की जगह थोड़ा समय सीखने में लगाने लगता है। शुरू में मन नहीं करता, थकान होती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन यही वो सीड टाइम है जो बाद में फसल बनता है। लेखक एक और लाइन डालते हैं, हाई इनकम स्किल्स आर लर्नड नॉट गिफ्टेड। इसका मतलब ये कि कोई भी पैदा होते ही अमीर नहीं होता। लोग सीखते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये प्रोसेस है। इस अध्याय में वो एक और आम गलती बताते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर सीखेंगे। लेखक कहते हैं कि क्रम उल्टा है, पहले सीखो, फिर पैसा आएगा। रमेश ये समझता है कि अगर वो हर महीने खुद पर थोड़ा निवेश करे, समय, मेहनत, सीख, तो वही निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। धीरे धीरे रमेश के अंदर एक बदलाव दिखने लगता है। वो खुद को बस एक कर्मचारी नहीं मानता, बल्कि एक वैल्यू क्रिएटर मानने लगता है। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप खुद को वैल्यू क्रिएटर मानते हो, आपके सवाल बदल जाते हैं। आप पूछते हो, मैं यहां और क्या जोड़ सकता हूं? मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन भारी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि जल्दी अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को पछाड़ो, बल्कि ये कि आप खुद के पुराने वर्जन से तेजी से आगे निकलो। और यहीं रमेश की कहानी एक और मोड़ लेती है। अब उसके पास सिर्फ सोच नहीं है, उसके पास दिशा है। लेकिन अगला सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी है, या पैसा संभालना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है? यही सवाल अगले हिस्से का दरवाजा खोलता है, और यहीं यह प्रवाह थोड़ी देर के लिए रुकता है। पैसा कमाने की दिशा मिल चुकी है, सीखने की आदत बननी शुरू हो गई है, लेकिन तीसरे हिस्से में लेखक एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं, अनुस्वर स नुक्ता हलंत यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, सही तरह से पैसा संभालना आपको अमीर बनाए रखता है। यहीं पर कहानी थोड़ा असहज होती है, क्योंकि अब सवाल मेहनत का नहीं, अनुशासन का है। और अनुशासन, यार, सबसे मुश्किल चीज होती है। रमेश अब पहले से थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि उसे लगे हां, कुछ तो बदल रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च बढ़ाना इंसानी आदत है। नई कमाई आते ही नई जरूरतें पैदा हो जाती हैं। बड़ा घर, बेहतर गाड़ी, महंगे कपड़े, सब डिजर्व करता हूं के नाम पर। लेखक एक लाइन लिखते हैं, इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, बट हाउ मच यू कीप दैट मैटर्स। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर आप 10 कमाते हो और 9 खर्च कर देते हो, तो आप एक कमाने वाले हो। और अगर आप 5 कमाते हो और 2 बचा लेते हो, तो आप असली खेल में हो। पैसा बचाना कंजूसी नहीं है, ये सम्मान है, अपने भविष्य के लिए। रमेश को जब ये बात समझ आती है, तो उसे अपनी पुरानी आदतें याद आती हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले खर्च की लिस्ट बनती थी, बचत अगर कुछ बच जाए तो। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले बचत, फिर खर्च। वो बचत को विकल्प नहीं, नियम बनाते हैं। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल सोच देते हैं। वो कहते हैं कि बचत का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बचत का मतलब है भविष्य की आजादी खरीदना। हर रुपया जो आप आज अलग रखते हो, वो कल आपके लिए न कहने की ताकत बनता है। खराब नौकरी को, गलत बिजनेस डील को, या जिंदगी के किसी दबाव को। एक जगह वो लिखते हैं,
पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐश करो, बल्कि ये कि आप अपने भविष्य को पहले भुगतान करो। रमेश पहली बार ये करता है। सैलरी आते ही थोड़ा हिस्सा अलग रख देता है। शुरू में मन दुखता है, लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असली सुकून उस पैसे को खर्च करने में नहीं, उसे बढ़ते देखने में है। अब लेखक बात को अगले लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना भी जरूरी है। लेकिन यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है। लोग सोचते हैं कि निवेश मतलब तुक्का, रिस्क या किसी की टिप पर पैसा लगा देना। लेखक इस सोच को खतरनाक बताते हैं। वो लिखते हैं, इन्वेस्टिंग इज इंटेलिजेंट, इन्फॉर्म्ड एंड डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। इसका मतलब ये कि निवेश जुआ नहीं है, ये ज्ञान, धैर्य और नियमों का खेल है। रमेश पहले डरता है। उसे लगता है कि निवेश बड़े लोगों का काम है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि अगर आप निवेश नहीं करते तो महंगाई चुपचाप आपका पैसा खा जाती है। यहां लेखक एक और गलती बताते हैं। लोग निवेश तब शुरू करना चाहते हैं जब उनके पास बहुत पैसा हो। लेखक कहते हैं कि निवेश बहुत पैसे से नहीं, सही आदत से शुरू होता है। छोटा निवेश, लेकिन नियमित, आपको सही दिशा में ट्रेन करता है। रमेश पहली बार निवेश को सीखने की कोशिश करता है। वो सवाल पूछता है, पढ़ता है, समझता है। और यहीं लेखक एक जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि लालच और डर ये दोनों निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है, लालच कहता है और डालो। जब नीचे आती है, डर कहता है निकाल लो। अमीर लोग इन दोनों आवाजों को कंट्रोल करना सीखते हैं। लेखक यहां एक शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि पैसा एक बढ़ाने वाला होता है। अगर आपके अंदर डर है तो पैसा डर बढ़ा देगा। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो पैसा आजादी बढ़ा देगा। इसलिए पैसा आने से पहले दिमाग को मजबूत बनाना जरूरी है। रमेश अब पहले से अलग इंसान बन रहा है। वो खर्च करने से पहले सोचता है, निवेश को समझने की कोशिश करता है, और सबसे बड़ी बात, वो जल्दी अमीर बनने की जल्दी में बेवकूफी नहीं करता। लेखक कहते हैं कि असली अमीर वही है जो रात को चैन से सो सके। इस हिस्से के आखिर में लेखक एक बहुत सच्चा सवाल छोड़ते हैं। अगर आज आपकी कमाई रुक जाए तो आप कितने महीने आराम से जी सकते हो? यही सवाल आपकी असली वित्तीय स्थिति बताता है। रमेश के लिए जवाब अभी छोटा है, लेकिन पहले से बेहतर है। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ पर रुकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पैसा कमाने और बचाने का नहीं रहा, अब सवाल है नियंत्रण का, आत्मसंयम का, और उस मानसिक ताकत का जो असली दौलत की नींव बनती है। अगले हिस्से में यही लड़ाई और गहरी होने वाली है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां पैसा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा जुड़ा हुआ दिखने लगता है। लेखक चौथे हिस्से में सीधे दिमाग से बात करते हैं। वो कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए तो चाहे जितना भी पैसा आ जाए वो फिसल कर निकल जाएगा। और सच बताऊं, ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही डरावनी है। रमेश अब कमाने लगा है, बचाने लगा है, निवेश को समझने लगा है। बाहर से देखने वाला कहे, गा सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, तुलना की लड़ाई। जैसे ही थोड़ी तरक्की होती है, दिमाग कहता है, देखो, वो तुमसे आगे निकल गया, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका घर बेहतर है। लेखक कहते हैं कि यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। तुलना आपको अमीर नहीं बनाती, तुलना आपको बेचैन बनाती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, यू विल नेवर फील रिच इफ यू मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट अदर्स। इसका मतलब ये कि अगर आपकी खुशी दूसरों की प्रगति पर निर्भर है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे हमेशा कोई न कोई आगे होगा। रमेश ये महसूस करता है कि जब भी वो दूसरों से अपनी तुलना करता है, उसका आत्मविश्वास हिल जाता है, और हिलता हुआ आत्मविश्वास गलत फैसलों को जन्म देता है। यहां लेखक नियंत्रण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा पाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को दिशा देना। बिना दिशा के पैसा वही करता है जो आदतें कहती हैं। अगर आदतें कमजोर हैं तो पैसा भी कमजोर रास्तों पर जाएगा। इसलिए इस हिस्से में फोकस आता है सेल्फ कंट्रोल पर।
रमेश को याद आता है कि पहले वो भावनाओं में आकर फैसले लेता था। सेल देखी, चीज खरीदी, मार्केट गिरी, घबरा गया। लेखक कहते हैं कि भावनाओं से चलने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए आपको ठंडे दिमाग से सोचना सीखना पड़ता है, खासकर तब जब दिल तेज धड़क रहा हो। लेखक यहां एक बहुत काम की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हर बड़ा फैसला लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दो। तुरंत हां या ना मत बोलो। ये छोटा सा गैप आपको भावनाओं से बचाता है। रमेश इस नियम को अपनाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि कई खर्च, कई फैसले बस उसी पल की उत्तेजना थे। फिर लेखक बात करते हैं डर की। वो कहते हैं कि डर दो तरह का होता है, एक वो जो आपको रोकता है और एक वो जो आपको सतर्क बनाता है। ज्यादातर लोग दोनों में फर्क नहीं कर पाते। रमेश पहले डर की वजह से निवेश से दूर रहता था। अब वो डर को समझना सीख रहा है। डर को दबाना नहीं, डर को सुनना, लेकिन उसके हाथ में फैसला नहीं देना। एक जगह लेखक लिखते हैं, फियर एंड डिसिप्लिन लुक सिमिलर फ्रॉम द आउटसाइड बट दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब ये कि बाहर से दोनों में फर्क नहीं दिखता, लेकिन अंदर से फर्क बहुत बड़ा होता है। डर कहता है कुछ मत करो, अनुशासन कहता है सही तरीके से करो। अब लेखक आदतों पर लौटते हैं। वो बताते हैं कि अमीर लोग खुद को सीमाएं देते हैं, खर्च की सीमा, जोखिम की सीमा, समय की सीमा। आम लोग इसे आजादी की कमी समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सीमाएं ही असली आजादी बनाती हैं, क्योंकि बिना सीमा के इंसान खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। रमेश अब अपने लिए कुछ नियम बनाता है। हर खर्च पर सवाल, हर निवेश पर समझ, हर तुलना पर ब्रेक। शुरू में ये सब बोझ लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही नियम उसे हल्का महसूस कराने लगते हैं, क्योंकि अब उसे हर चीज का पछतावा नहीं होता। लेखक इस हिस्से में एक और सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसा आपकी असल पहचान को और साफ कर देता है। अगर आप अंदर से अस्थिर हो तो पैसा उस अस्थिरता को बढ़ा देगा। अगर आप अंदर से संतुलित हो तो पैसा आपको और मजबूत बनाएगा। इसलिए असली काम पैसा कमाने से पहले खुद को समझना है। रमेश को अब समझ आने लगता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा होना नहीं, बल्कि पर्याप्त होना भी है। वो पहली बार ये सवाल खुद से पूछता है, मुझे कितना काफी है? और यही सवाल उसे भीड़ से अलग करता है। यहां पर प्रवाह थोड़ा शांत होता है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। रमेश अब भाग नहीं रहा, वो चल रहा है, डर के पीछे नहीं, दिशा के साथ। और यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी सांस लेकर रुकता है, क्योंकि अब अगला कदम सिर्फ खुद पर नियंत्रण का नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों, फैसलों और प्रभाव को समझने का है। असली दौलत की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। अब बात सिर्फ रमेश की जेब या उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहती, अब बात फैलने लगती है उसके आसपास के लोगों तक। लेखक 5वें हिस्से में एक ऐसी चीज सामने रखते हैं जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। आप अकेले अमीर नहीं बनते, चाहे आप कितना भी कह लो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। सच ये है कि आपकी कमाई, आपके मौके, आपकी ग्रोथ सब किसी न किसी इंसान से जुड़ी होती है, और यहीं से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। लेखक साफ कहते हैं कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ को तय करता है, लेकिन यहां वो फेसबुक फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे। वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके साथ आप समय बिताते हो, जिनकी बातें आप सुनते हो, जिनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच में घुल जाती है। रमेश को जब ये बात चुभती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास ज्यादातर बातचीत शिकायतों से भरी रहती है, कम सैलरी, खराब सिस्टम, बेकार सरकार और कुछ नहीं हो सकता वाली लाइनें। लेखक एक लाइन लिखते हैं, यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द पीपल यू लिसन टू। इसका मतलब समझिए, आप अनजाने में उन्हीं लोगों जैसे फैसले लेने लगते हो जिनकी आवाज आपके दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजती है। अगर आसपास डर है तो आप डर के फैसले लोगे, अगर आसपास हिम्मत है तो आप हिम्मत के फैसले लोगे। रमेश पहली बार ये नोटिस करता है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद वो थका हुआ महसूस करता है, और कुछ लोगों से बात करके उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है।
लेखक कहते हैं कि अमीर लोग बहुत ध्यान से चुनते हैं कि वो किसके साथ वक्त बिताएंगे। ये घमंड नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है। यहां लेखक एक बहुत नाजुक बात करते हैं, परिवार और पुराने रिश्ते। वो कहते हैं कि जब आप बदलते हो तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। रमेश भी ये महसूस करता है। कुछ दोस्त ताना मारते हैं, हैमड़ा अमीर बनने चला है। पहले ये बातें उसे चुभती थीं। अब वो समझने लगा है कि हर इंसान आपके सफर का हिस्सा नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं कि आपको लोगों को छोड़ना नहीं है, लेकिन उनकी सीमाएं समझनी है। उनसे प्यार करो, सम्मान करो, लेकिन अपने फैसले उनके डर पर मत छोड़ो। ये संतुलन बहुत मुश्किल है और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। फिर लेखक बात करते हैं मेंटोरशिप की। वो कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने का एक बड़ा रास्ता है लोगों से सीखना जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं। गलती खुद करके सीखना बहुत महंगा पड़ता है। रमेश पहली बार ये समझता है कि किसी अनुभवी इंसान की एक सलाह उसे सालों की मेहनत बचा सकती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कैंट लाइव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। इसका मतलब सीधा हैहर ठोकर खुद खाने की जरूरत नहीं। समझदारी ये है कि दूसरों की ठोकरों से रास्ता पहचान लिया जाए। अब रमेश धीरे धीरे ऐसे लोगों को ढूंढने लगता है जिनकी सोच उससे आगे है। शुरू में उसे छोटा महसूस होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आप गलत कमरे में हो। असहजता यहां एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो। इस हिस्से में लेखक एक और अहम बात जोड़ते हैं, देने की आदत। वो कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ लेने की सोच से नहीं चलते, वो वैल्यू देने की सोच से चलते हैं, चाहे ज्ञान हो, मदद हो या अवसर। रमेश जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो उसे पहली बार समझ आता है कि रिश्ते सिर्फ फायदे का सौदा नहीं होते, वो भरोसे का पुल होते हैं। धीरे धीरे रमेश का दायरा बदलने लगता है। उसकी बातें बदलती हैं, उसके सवाल बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मसम्मान बदलने लगता है। वो अब खुद को छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करता और न ही दूसरों को नीचा दिखाने की। लेखक इस हिस्से के अंत में एक गहरी लेकिन शांत बात कहते हैं। वो बताते हैं कि पैसा अकेले आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन रिश्ते आपको वहां टिके रहने की ताकत देते हैं। बिना सही लोगों के सफलता भी भारी लगने लगती है। रमेश अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, वो अपने आसपास की दुनिया को भी नए नजरिए से देख रहा है। और यहीं पर यह हिस्सा एक भावनात्मक मोड़ पर रुकता है, क्योंकि अगला सवाल अब और भी बड़ा है। जब पैसा, अनुशासन और रिश्ते एक साथ आने लगें तो असली नेतृत्व कैसा दिखता है? और क्या हर अमीर इंसान लीडर बन सकता है, या नेतृत्व भी एक अलग कला है? यही सवाल आगे की राह को और गहरा करने वाला है। अब कहानी एक और परत खोलती है और यहां लेखक सीधा उस जगह हाथ रखते हैं जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। पैसा आना शुरू हो जाए, रिश्ते संभलने लगें, अनुशासन बन जाए। इसके बाद एक सवाल चुपचाप सामने खड़ा हो जाता है, क्या आप सिर्फ अपने लिए जीने वाले इंसान बनोगे या ऐसे इंसान जो दिशा भी दे सके? लेखक छठे हिस्से में इसी को नेतृत्व कहते हैं। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाला नेतृत्व नहीं है, ये रोजमर्रा के फैसलों में दिखने वाला नेतृत्व है। रमेश अब अपने काम में पहले से अलग दिखने लगा है। लोग उससे सलाह पूछने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर एक डर है, अगर मैं गलत निकला तो। लेखक कहते हैं कि यही डर बहुतों को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का मतलब है गलती की संभावना। लेखक एक लाइन लिखते हैं, लीडर्स आर विलिंग टू बी रॉन्ग इन पब्लिक। इसका मतलब समझिए, लीडर वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वो जो गलती के डर से छुपे नहीं। रमेश को एहसास होता है कि वो अब तक खुद को सुरक्षित रखने के लिए चुप रहता आया था, लेकिन चुप रहना भी एक फैसला है, और कई बार गलत फैसला। यहां लेखक स्पष्ट करते हैं कि नेतृत्व का पद से कोई लेना देना नहीं। आप मैनेजर हों या कर्मचारी, बिजनेस ओनर हों या फ्रीलांसर, अगर लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके फैसलों से प्रभावित होते हैं,
तो आप लीडर हैं। सवाल ये है कि आप किस दिशा में ले जा रहे हो। रमेश पहली बार मीटिंग में अपनी राय रखता है। दिल तेज धड़कता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही वो पल हैं जहां इंसान अंदर से बड़ा होता है। हर बार जब आप डर के बावजूद सही बात कहते हो, आपका आत्मसम्मान थोड़ा और मजबूत हो जाता है। इस हिस्से में लेखक एक और बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि लीडर बनने का मतलब है सब कुछ खुद करना। लेखक कहते हैं कि असली लीडर वो है जो सही लोगों को जोड़ना जानता है। सब कुछ खुद करने की आदत आपको थका देती है और आपकी ग्रोथ रोक देती है। एक जगह वो लिखते हैं, यू डोंट ग्रो बाय डूइंग मोर, यू ग्रो बाय डूइंग लेस ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। इसका मतलब ये कि मेहनत की मात्रा से नहीं, दिशा से फर्क पड़ता है। रमेश को एहसास होता है कि वो कई ऐसे काम कर रहा है जो कोई और भी कर सकता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था। अब वो धीरे धीरे जिम्मेदारियां बांटना सीख रहा है। लेखक यहां भरोसे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिना भरोसे के नेतृत्व सिर्फ कंट्रोल बन जाता है। रमेश पहले हर चीज पर नजर रखना चाहता था। अब वो सीख रहा है कि सही इंसान चुनो और फिर उन्हें स्पेस दो। ये आसान नहीं है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना डराता है। फिर लेखक निर्णय लेने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, लेकिन बदलने में समय लेते हैं। आम लोग इसका उल्टा करते हैं, निर्णय टालते हैं और बाद में जल्दी पलट जाते हैं। रमेश को एहसास होता है कि वो पहले कितनी बार अनिर्णय में फंस जाता था। एक लाइन यहां बहुत गहरी है। लेखक लिखते हैं, इनडिसीजन इज अ डिसीजन टू स्टे वेयर यू आर। मतलब अगर आप फैसला नहीं ले रहे तो आप चुन रहे हो कि कुछ भी न बदले। ये समझ रमेश को बेचैन भी करती है और आजाद भी। इस हिस्से में लेखक एक और सच्चाई सामने रखते हैं। नेतृत्व अकेलापन लाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपकी भीड़ छोटी होती जाती है। हर कोई आपकी जिम्मेदारियों को समझ नहीं सकता। रमेश ये महसूस करता है। कुछ लोग अब उससे पहले जैसे बात नहीं करते। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो आप कभी लीडर नहीं बन पाओगे। आपको सम्मान चुनना पड़ेगा, लोकप्रियता नहीं। ये लाइन रमेश के अंदर गूंजती रहती है। यहां प्रवाह थोड़ा गंभीर हो जाता है। पैसा, रिश्ते, अनुशासन सब अब एक ऐसे मोड पर आ चुके हैं जहां आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, मंजूरी नहीं। रमेश अब खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगा है जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दिशा तय करता है। और यहीं ये हिस्सा एक ठोस लेकिन शांत विराम पर रुकता है, क्योंकि अब अगला सवाल और भी निजी होने वाला है। जब जिम्मेदारी बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, तो इंसान खुद को कैसे संभाले। क्या सफलता की कीमत थकान और टूटन है, या संतुलन भी सीखा जा सकता है? यही सवाल अगले हिस्से की नींव रखता है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखता है। लेखक 7वें हिस्से में उस कीमत की बात करते हैं जो सफलता धीरे धीरे वसूलने लगती है। थकान, दबाव और वो अंदरूनी खालीपन जो पैसे से नहीं भरता। यहां किताब का लहजा थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन बात और भी सख्त। लेखक साफ कहते हैं, अगर आपने संतुलन नहीं सीखा तो सफलता भी सजा बन सकती है। रमेश अब जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। काम बढ़ गया है, लोग उम्मीदें लगाने लगे हैं, फैसले भारी हो गए हैं। बाहर से देखने पर सब उसे सेटल कह रहे हैं, लेकिन अंदर वो खुद को थका हुआ महसूस करता है। लेखक यहीं पर एक बहुत ईमानदार सवाल पूछते हैं, क्या आप पैसे के लिए जिंदगी बना रहे हो या जिंदगी के लिए पैसा? एक जगह लेखक लिखते हैं, सक्सेस विदाउट बैलेंस इज फेलियर इन डिस्गाइज। इसका मतलब समझिए, अगर आपकी सफलता आपको अपनों से दूर कर दे, आपके स्वास्थ्य को खा जाए और आपकी शांति छीन ले, तो वो असल में सफलता नहीं है। रमेश को ये बात झकझोर देती है, क्योंकि वो पहली बार मानता है कि वो खुद को लगातार टाल रहा है। लेखक यहां एक बड़ी गलत फहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए खुद को पूरी तरह जला देना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि ये सोच टिकाऊ नहीं है। शुरुआत में शायद चले, लेकिन लंबे समय में यही आपको तोड़ देगी। असली खेल है ऊर्जा का,
समय का नहीं। रमेश को एहसास होता है कि वो पूरे दिन बिजी रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। लेखक बताते हैं कि थकान अक्सर मेहनत से नहीं, गलत प्राथमिकताओं से आती है। जब आप हर चीज को जरूरी मान लेते हो तो दिमाग को आराम नहीं मिलता। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो: कमाई, सीख और रिकवरी। रिकवरी का मतलब है आराम, सोचने का समय और खुद से जुड़ने का वक्त। रमेश पहले इसे आलस समझता था। अब उसे समझ आता है कि बिना रिकवरी के कोई भी मशीन लंबे समय तक नहीं चलती। एक लाइन यहां बहुत चुपचाप असर करती है। लेखक लिखते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड बेटर एनर्जी। इसका मतलब ये कि दिन में घंटे बढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन घंटों में आप कैसे हो, यही असली फर्क है। रमेश पहली बार अपनी नींद, अपने खाने और अपने दिमागी बोझ पर ध्यान देने लगता है। लेखक मानसिक स्वास्थ्य की बात को भी छूते हैं, बिना भारी शब्दों के। वो कहते हैं कि अगर आपका दिमाग लगातार दौड़ रहा है तो आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। संतोष का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि रास्ते में खुद को खोने से बचाना है। रमेश अब कभी कभी ना कहना सीख रहा है। हर मौके को पकड़ने की जगह वो चुन रहा है। शुरुआत में डर लगता है कि कुछ छूट न जाए, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर हां की कीमत होती है और हर कीमत चुकाने लायक नहीं होती। इस हिस्से में लेखक एक और सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं कि अकेलापन और शांति अलग चीजें हैं। सफलता अक्सर अकेलापन लाती है, लेकिन अगर आपने खुद से दोस्ती नहीं की तो ये अकेलापन भारी पड़ जाएगा। रमेश पहली बार अकेले बैठकर बिना फोन के समय बिताता है। अजीब लगता है, लेकिन सुकून भी मिलता है। लेखक यहां जीवन के बड़े लक्ष्य को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वो है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है, सिर्फ बिल भरने की मजबूरी नहीं। रमेश अब खुद से पूछने लगा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यह सवाल डरावना भी है और आजाद भी, क्योंकि जब वजह साफ होती है तो दौड़ बेतरतीब नहीं रहती। लेखक कहते हैं कि संतुलन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये रोज का चुनाव है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी जिंदगी। लेकिन अगर चुनाव आपका है तो आप सही रास्ते पर हो। यहां प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है। रमेश अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब वो खुद को पीछे नहीं छोड़ रहा। थकान पूरी तरह गई नहीं है, दबाव भी है, लेकिन अब वो उसे समझ रहा है। और यहीं ये हिस्सा एक शांत लेकिन जरूरी मोड पर रुकता है, क्योंकि अगला सवाल और भी गहरा है। जब सब कुछ मिलना शुरू हो जाए तो इंसान विनम्र कैसे बना रहे? क्या अहंकार धीरे धीरे रास्ता रोक देता है? यही अगला सच सामने आने वाला है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां बहुत कम लोग खुद को ईमानदारी से देखते हैं। पैसा आने लगा है, फैसलों में असर दिखने लगा है, लोग नाम लेने लगे हैं, और यहीं एक चुपचाप दुश्मन पैदा होता है, अहंकार। लेखक 8वें हिस्से में इसी दुश्मन को सामने लाते हैं। वो इसे डांटते नहीं, डराते नहीं, बस आईना दिखा देते हैं। और सच बताऊं, ये आईना देखना सबसे मुश्किल होता है। रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास जवाब हैं, अनुभव है, लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव भी आने लगता है, मैं जानता हूं। लेखक कहते हैं कि यही वो पल है जहां ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि जिस दिन आप मान लेते हो कि आप सब जानते हो, उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू हैव अराइव्ड, यू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। इसका मतलब समझिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। जैसे ही आप बैठ गए, दुनिया आगे निकल जाती है। रमेश को एहसास होता है कि हाल के दिनों में उसने सवाल पूछने कम कर दिए हैं। वो सुनता कम है, बताता ज्यादा है। यहां लेखक विनम्रता को कमजोरी नहीं, ताकत बताते हैं। वो कहते हैं कि विनम्र इंसान सीखने के लिए खुला रहता है। वो गलती को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानता है। रमेश पहली बार ये मानता है कि कुछ फैसलों में वो गलत भी हो सकता है। और अजीब बात यह है कि ये मानना उसे छोटा नहीं, हल्का महसूस कराता है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि पैसा आपकी असलियत को ढकता नहीं, उजागर करता है।
अगर अंदर अहंकार है तो पैसा उसे बड़ा कर देगा। अगर अंदर कृतज्ञता है तो पैसा उसे और फैलाएगा। इसलिए असली काम पैसा आने के बाद शुरू होता है। रमेश को याद आता है कि पहले वो छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहता था, अब वो उन्हें सामान्य मानने लगा था। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता वही एंकर है जो इंसान को जमीन से जुड़ा रखती है। बिना इसके सफलता सिर पर चढ़ जाती है। इस हिस्से में लेखक सुनने की कला की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन अमीर और समझदार लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। रमेश अब मीटिंग में चुप रहकर दूसरों को सुनता है। कई बार उसे नई समझ मिलती है, कई बार अपनी ही गलती दिख जाती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, ह्यूमिलिटी कीप्स यू टीचेबल। इसका मतलब ये कि जब तक आप सीखने लायक बने रहते हो, तब तक आप आगे बढ़ते रहते हो। ये लाइन रमेश के दिमाग में अटक जाती है। वो समझता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका खुला दिमाग है, न कि उसका बैंक बैलेंस। लेखक यहां आलोचना की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि आलोचना दो तरह की होती है, एक जो तोड़ती है और एक जो बनाती है। समझदार इंसान दोनों में फर्क करना सीखता है। रमेश पहले आलोचना से चिढ़ जाता था, अब वो उसे छानना सीख रहा है। धीरे धीरे रमेश का बर्ताव बदलने लगता है। वो अपनी सफलता को दिखाने की जगह साझा करने लगता है। वो सवाल पूछता है, राय मांगता है, और जब जरूरत होती है तो मुझे नहीं पता भी कह देता है। लेखक कहते हैं कि यही 3 शब्द इंसान को बड़ा बनाते हैं। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन असरदार बात कहते हैं। वो बताते हैं कि विनम्रता का मतलब खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि खुद को सही जगह पर समझना है। आप जरूरी हो, लेकिन अकेले नहीं। रमेश अब अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करता है। बाहर कुछ खास बदला नहीं है, लेकिन अंदर घमंड की जगह जिज्ञासा ने ले ली है। और यहीं ये हिस्सा एक सधे हुए मोड़ पर रुकता है, क्योंकि अगला सवाल और भी नाजुक है। जब आपके पास ताकत, पैसा और प्रभाव आ जाए, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो? यही वो जगह है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। अब कहानी उस सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है जहां बहुत कम लोग खुद से सच बोल पाते हैं। ताकत आ चुकी है, पैसा भी है, प्रभाव भी है, और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप क्या कर सकते हो। सवाल ये हो जाता है कि आप क्या करना चुनते हो। लेखक 9वें हिस्से में इसी चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से अमीर और महान के बीच की रेखा खींचती है। रमेश अब ऐसे फैसले ले सकता है जिनसे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। उसके एक हां से किसी को मौका मिल सकता है, और उसके एक ना से किसी का रास्ता बंद हो सकता है। पहले ये बात उसे गर्व देती थी, अब उसे भारी लगने लगी है। लेखक कहते हैं कि यही भारीपन दरअसल जिम्मेदारी की पहचान है। जिस दिन ताकत हल्की लगने लगे, समझ लेना कि दिशा गड़बड़ है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, पावर डजंट करप्ट, इट रिवील्स। इसका मतलब समझिए, ताकत आपको खराब नहीं बनाती, वो बस ये दिखा देती है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। अगर अंदर स्वार्थ है तो ताकत उसे खुला कर देगी। अगर अंदर सेवा का भाव है तो ताकत उसे फैलने का मौका देगी। रमेश को अब अपने छोटे छोटे फैसलों पर भी ध्यान देना पड़ता है। वो देखता है कि क्या वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चुन रहा है, या उस फैसले में किसी और का भला भी है। लेखक कहते हैं कि लंबे समय में वही लोग टिकते हैं जिनकी सफलता दूसरों को भी ऊपर उठाती है। यहां लेखक नैतिकता की बात करते हैं, बिना भारी शब्दों के। वो कहते हैं कि नैतिकता कोई किताब का अध्याय नहीं है, ये रोज का चुनाव है। हर बार जब आप आसान गलत रास्ते को छोड़कर थोड़ा कठिन सही रास्ता चुनते हो, आप अपनी साख जमा कर रहे होते हो। और साख, लेखक के अनुसार, पैसे से ज्यादा कीमती होती है। एक जगह वो लिखते हैं, रेप्यूटेशन इज बिल्ट इन मोमेंट्स ऑफ चॉइस। इसका मतलब ये कि आपकी छवि बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे फैसलों से बनती है। रमेश को याद आता है कि पहले वो कुछ चीजों को चलने दो कहकर टाल देता था। अब वो समझता है कि वही चलने दो भविष्य में भारी पड़ सकता है। लेखक यहां लालच की एक नई शक्ल दिखाते हैं। ये वो लालच नहीं है जो भूख से पैदा होता है, ये वो लालच है
जो तुलना से पैदा होता है। जब आप देखते हो कि दूसरे लोग आपकी तुलना में ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं, तब दिमाग कहता है थोड़ा और, किसी भी तरह। लेखक कहते हैं कि यहीं से गिरावट शुरू होती है। रमेश अब खुद को रोकना सीख रहा है। हर मौके पर कूदने की जगह वो पूछता है, क्या ये मेरे मूल्यों के साथ जाता है? क्या मैं इसे लंबे समय तक निभा पाऊंगा? लेखक कहते हैं कि मूल्य वो दीवार हैं जो आपको गलत दिशा में बहने से रोकती हैं। इस हिस्से में लेखक सेवा की बात को बहुत सरल तरीके से रखते हैं। वो कहते हैं कि सेवा का मतलब दान देना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने काम से, अपने फैसलों से दूसरों की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना। रमेश अब अपने जूनियर्स को सिखाने लगता है, बिना डर के कि वो आगे निकल जाएंगे। एक लाइन यहां बहुत चुपचाप असर करती है। लेखक लिखते हैं, द मोर यू गिव, द मोर केपेबल यू बिकम। इसका मतलब ये कि देने से आप खाली नहीं होते, आप सक्षम होते हो। क्योंकि सिखाने से आपकी समझ गहरी होती है और मदद करने से आपका नेटवर्क मजबूत होता है। धीरे धीरे रमेश को एहसास होता है कि असली संतुष्टि जीतने में नहीं, सही तरीके से जीतने में है। वो अब रात को सोते वक्त खुद से आंख मिला सकता है। लेखक कहते हैं कि यही वो शांति है जिसे पैसा खरीद नहीं सकता, लेकिन सही फैसले पैदा करते हैं। यहां प्रवाह थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ रमेश की नहीं रह जाती, ये हर उस इंसान की हो जाती है जिसके हाथ में कभी न कभी ताकत आएगी। सवाल ये नहीं कि ताकत आएगी या नहीं, सवाल ये है कि तब आप कौन बनोगे। और यहीं ये हिस्सा एक ठोस लेकिन बेचैन करने वाले विराम पर रुकता है, क्योंकि अगला सवाल और भी बड़ा है। जब आप सही भी कर रहे हो, फिर भी गिरावट क्यों आती है? क्या सफलता का कोई अदृश्य चक्र होता है? और अगर होता है, तो क्या उसे पहले से देखा जा सकता है? यही सवाल अगले हिस्से की नींव बनता है। अब लेखक उस सच की तरफ ले जाते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये सच बहुत आराम से, बहुत चुपचाप आता है। गिरावट हमेशा गलती से नहीं आती। कई बार गिरावट सही करने के बाद आती है, और यही बात सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती है। रमेश को भी यही भ्रम होने लगता है। सब ठीक तो चल रहा है, फिर ये बेचैनी क्यों? लेखक कहते हैं कि सफलता का भी एक चक्र होता है। शुरुआत में संघर्ष, फिर सीख, फिर ग्रोथ, फिर स्थिरता, और अगर इंसान सावधान न रहे तो धीरे धीरे ढलान। ज्यादातर लोग ढलान को पहचानते नहीं, क्योंकि वो अचानक नहीं आती, वो आराम बनकर आती है। एक जगह लेखक लिखते हैं, सक्सेस ब्रीड्स कंप्लेसेंसी इफ अवेयरनेस इज लॉस्ट। इसका मतलब समझिए, जब चीजें चलने लगती हैं तो इंसान चौकन्ना रहना छोड़ देता है। जो आदतें आपको ऊपर लाई थीं, वही आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। रमेश को एहसास होता है कि हाल के महीनों में उसने सीखने का समय कम कर दिया है। वो सोचता है, अब तो मुझे सब पता है। लेखक कहते हैं कि यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, बाजार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं। अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाते हो। गिरावट तब नहीं आती जब आप गलत हो जाते हो, गिरावट तब आती है जब आप अपडेट होना बंद कर देते हो। रमेश को याद आता है कि शुरुआत में वो कितनी जिज्ञासा से सवाल पूछता था। अब वो ज्यादातर पुराने तरीकों पर ही भरोसा करता है। लेखक कहते हैं कि पुराने तरीके आपको यहां तक लाए, लेकिन आगे ले जाने के लिए नए तरीके चाहिए होंगे। यहां लेखक एक बहुत काम की चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जब चीजें आसान लगने लगें, तब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि मुश्किल समय आपको तेज बनाता है, लेकिन आसान समय आपको सुस्त बना सकता है। एक लाइन यहां बहुत साफ असर करती है। लेखक लिखते हैं, What got you here won't keep you here। इसका मतलब ये कि जो हथियार आपने अब तक इस्तेमाल किए, वो आगे काम नहीं भी कर सकते। रमेश को ये बात बेचैन करती है, लेकिन यही बेचैनी उसे फिर से जागरूक बनाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर कुछ समय में खुद का ऑडिट करो, अपने फैसलों का, अपनी आदतों का, अपने आराम। क्या मैं अभी भी वही मेहनत कर रहा हूं जो पहले करता था? क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं या सिर्फ दोहरा रहा हूं?
रमेश ये अभ्यास शुरू करता है। वो देखता है कि कुछ काम वो सिर्फ आदत में कर रहा है, बिना सोचे। लेखक कहते हैं कि आदत अगर होश के साथ हो तो ताकत बनती है, और बिना होश के हो तो जाल। इस हिस्से में लेखक और गहरी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि गिरावट अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। पहले सोच ढीली पड़ती है, फिर फैसले, और आखिर में नतीजे। इसलिए अगर आप अपने अंदर की सतर्कता जिंदा रखो तो बाहर की गिरावट से बच सकते हो। रमेश अब खुद को फिर से चुनौती देना शुरू करता है। नए लक्ष्य नहीं, बल्कि पुराने लक्ष्यों को नए तरीकों से हासिल करने की कोशिश। लेखक कहते हैं कि यही रीइन्वेंशन है, खुद को बार बार नया बनाना। यहां प्रवाह एक गंभीर लेकिन साफ मोड पर आता है। गिरावट कोई अभिशाप नहीं है, ये एक संकेत है। सवाल ये नहीं कि गिरावट आएगी या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे पहचानते हो या नहीं। रमेश अब पहले से ज्यादा सजग है, और यहीं ये हिस्सा रुकता है, एक चेतावनी के साथ, क्योंकि अब अगला कदम और भी चुनौतीपूर्ण है। गिरावट के संकेत पहचान लेने के बाद क्या आप समय रहते दिशा बदलने की हिम्मत रखते हो, या आप आखिरी पल तक इंतजार करते रहोगे? यही सवाल आगे की राह तय करने वाला है। अब लेखक उस जगह ले आते हैं जहां ज्यादातर लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। गिरावट के संकेत दिखने लगे, बेचैनी महसूस होने लगे, चेतावनी समझ आ जाए। इसके बाद भी इंसान अक्सर रुका रहता है, क्योंकि दिशा बदलना सिर्फ दिमाग का फैसला नहीं होता, ये अहंकार, डर और आदतों से सीधी टक्कर होती है। 11वें हिस्से में लेखक इसी टक्कर को खोलकर रखते हैं। रमेश अब समझ चुका है कि कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि जो रास्ता अभी तक काम कर रहा था उसे छोड़ने में डर लगता है। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ा जाल है, पुरानी सफलता का आराम। आप गलत नहीं हो, फिर भी आपको बदलना है, और इंसान को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, चेंज फील्स लाइक लॉस बिफोर इट फील्स लाइक ग्रोथ। इसका मतलब समझिए, जब आप कुछ बदलते हो तो पहले आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हो, पहचान, नियंत्रण, आत्मविश्वास। लेकिन असल में आप जगह बना रहे होते हो किसी बेहतर चीज के लिए। रमेश को याद आता है कि उसने कितनी बार खुद से कहा भी नहीं, थोड़ा बाद में। लेखक कहते हैं कि बाद में अक्सर कभी नहीं का दूसरा नाम होता है। समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। यहां लेखक निर्णय की बात को और गहराई से ले जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा बदलाव अक्सर एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि एक ईमानदार स्वीकारोक्ति से शुरू होता है। स्वीकार करना कि ये तरीका अब काम नहीं कर रहा। रमेश पहली बार खुद से ये मान लेता है, बिना किसी बहाने के। लेखक यहां डर को फिर से सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को दिशा दो। डर आपको बताता है कि दांव बड़ा है, लेकिन दांव बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि खेल छोड़ दो। रमेश अब डर के बावजूद आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहा है। एक जगह लेखक लिखते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। इसका मतलब ये कि बहादुरी वो नहीं जो डर महसूस न करे, बल्कि वो जो डर के साथ भी कदम बढ़ाए। ये लाइन रमेश के अंदर गूंजती रहती है। इस हिस्से में लेखक एक और आम गलती बताते हैं। लोग सोचते हैं कि दिशा बदलने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। लेखक कहते हैं कि अक्सर आपको सब कुछ नहीं छोड़ना पड़ता, सिर्फ फोकस बदलना पड़ता है। कम चीजों पर बेहतर तरीके से काम करना। रमेश अपने काम में कुछ चीजें हटाता है। शुरुआत में खालीपन लगता है, जैसे कुछ कम हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन उसे सोचने की जगह देता है। लेखक कहते हैं कि स्पेस बनाना भी एक स्किल है। लेखक यहां अनुशासन को नए रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ रोज एक जैसा करने का नाम नहीं है, बल्कि सही वक्त पर गलत आदत को छोड़ने का नाम भी है। रमेश ये समझता है कि कुछ आदतें जो पहले फायदेमंद थीं, अब बोझ बन चुकी हैं। धीरे धीरे उसके फैसलों में सख्ती आती है। वो हर मौके को पकड़ने की जगह चुनता है, और ये चुनना उसे हल्का भी करता है और मजबूत भी। लेखक कहते हैं कि स्पष्टता से बड़ा कोई हथियार नहीं।
इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि बदलाव बाहर दिखने से पहले अंदर तय होता है। अगर अंदर फैसला साफ है तो बाहर रास्ता मिल ही जाता है। रमेश अब एक नई दिशा में कदम रख चुका है। अभी नतीजे नहीं दिख रहे, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति है, क्योंकि वो जानता है कि वो भाग नहीं रहा, वो चुन रहा है। और यहीं ये हिस्सा एक निर्णायक मोड़ पर रुकता है, क्योंकि अगला सवाल और भी गहरा है। जब आप बार बार खुद को बदलते हो तो अपनी पहचान कैसे बनाए रखते हो? क्या आप हर बदलाव में खुद को खो देते हो या खुद को और साफ पाते हो? यही अगला अध्याय खोलने वाला है। अब कहानी उस सवाल पर अटकती है जो बहुत कम लोग जोर से पूछते हैं। जब आप बार बार खुद को बदलते हो, ढालते हो, सुधारते हो, तो एक डर अंदर उठता है कहीं मैं खुद को खो तो नहीं रहा? लेखक 12वें हिस्से में इसी डर को खोलते हैं। वो कहते हैं कि बदलाव और पहचान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान या तो जड़ हो जाता है या बिखर जाता है। रमेश अब नई दिशा में चल पड़ा है। बाहर से देखने पर लोग कहेंगे वो बदल गया है, और सच भी है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज पूछती है, तो मैं असल में हूं कौन? लेखक कहते हैं कि यही सवाल आपको या तो मजबूत करेगा या भ्रमित। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पहचान को कैसे परिभाषित करते हो। लेखक साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पहचान अपने रोल से जोड़ लेते हैं, नौकरी, पद, बिजनेस, इनकम। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रोल बदलते हैं लेकिन इंसान को स्थिर रहना चाहिए। वो एक लाइन लिखते हैं, योर आइडेंटिटी शुड बी रूटेड इन वैल्यूज नॉट टाइटल्स। इसका मतलब समझिए, अगर आपकी पहचान आपके मूल्यों से जुड़ी है तो आप किसी भी बदलाव में खुद को नहीं खोते। रमेश सोचता है कि पहले वो खुद को एक नौकरी करने वाला इंसान मानता था, फिर एक सीखने वाला, फिर एक निर्णय लेने वाला, फिर एक लीडर। हर बार पहचान बदलती गई, लेकिन लेखक उसे एक गहरी बात समझाते हैं। ये पहचान नहीं थी, ये भूमिकाएं थीं। असली पहचान वो है जो हर भूमिका में साथ रहती है। यहां लेखक मूल्यों की बात करते हैं। ईमानदारी, मेहनत, सीखने की भूख, जिम्मेदारी, ये वो चीजें हैं जो अगर साफ हों तो आप कोई भी रास्ता चुनो, आप खुद रहोगे। रमेश पहली बार बैठकर लिखता है कि उसके लिए कौन सी चीजें गैर समझौते वाली हैं। पैसा आ जाए, दबाव आ जाए, मौके आ जाएं, पर ये नहीं टूटेंगी। लेखक कहते हैं कि यही अभ्यास इंसान को अंदर से स्थिर बनाता है, क्योंकि जब फैसले मूल्यों से निकलते हैं तो पछतावा कम होता है। आप गलत भी हो जाओ तब भी आप खुद से भागते नहीं। इस हिस्से में लेखक एक और नाजुक सच रखते हैं। वो कहते हैं कि हर बदलाव सबको पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे तू बदल गया है, और कई बार ये आरोप सही भी होगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप बदले या नहीं, सवाल ये है कि आप किस दिशा में बदले। रमेश को याद आता है कि कुछ पुराने रिश्ते अब वैसे नहीं रहे। पहले ये उसे दुख देता था, अब वो समझने लगा है कि हर रिश्ता हर संस्करण के साथ नहीं चल सकता। लेखक कहते हैं कि खुद को बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि आप सबको साथ रखो, बल्कि ये कि आप खुद के साथ ईमानदार रहो। लेखक यहां स्थिरता और लचीलापन दोनों को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि स्थिरता मूल्यों में होनी चाहिए, तरीकों में नहीं। जो लोग तरीकों से चिपक जाते हैं वो टूटते हैं। जो लोग मूल्यों से जुड़े रहते हैं वो बदलकर भी पूरे रहते हैं। एक लाइन यहां बहुत गहरी है। लेखक लिखते हैं, व्हेन वैल्यूज आर क्लियर, डिसीजंस बिकम ईजियर। इसका मतलब ये कि पहचान का संकट तब आता है जब आपके मूल्य धुंधले होते हैं। जैसे ही वो साफ होते हैं, रास्ते अपने आप छंटने लगते हैं। रमेश अब खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करता है। बाहर अभी भी अनिश्चितता है, लेकिन अंदर एक धुरी बन चुकी है। वो जानता है कि वो क्या बनना चाहता है, चाहे रास्ता बदलता रहे। इस हिस्से के अंत में लेखक एक सादा लेकिन भारी सच छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असली सफलता खुद को गढ़ते गढ़ते खुद को पहचान लेने में है, न पूरी तरह पुराने बने रहना, न हर हवा के साथ बदल जाना। और यहीं ये हिस्सा एक गहरी स्थिरता के साथ रुकता है, क्योंकि अब आखिरी मोड़ सामने है। जब पहचान साफ हो जाए, दिशा साफ हो जाए,
तब सवाल ये रह जाता है कि इस सब का मतलब क्या है, सिर्फ अपने लिए या किसी और के लिए भी? यही सवाल आखिरी हिस्सों की ओर ले जाएगा। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचती है जहां इंसान पहली बार खुद से पूछता है, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं या इसका मतलब इससे बड़ा भी कुछ है? लेखक 13वें हिस्से में इसी सवाल को सामने रखते हैं। ये हिस्सा बहुत शोर नहीं करता, कोई बड़े वादे नहीं करता, बस धीरे से आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है। रमेश के पास अब वो सब है जो कुछ साल पहले उसे सपना लगता था। बेहतर कमाई, समझदारी, नियंत्रण, सम्मान। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके अंदर एक खाली जगह भी है। न दुख है, न शिकायत, बस एक सवाल है। लेखक कहते हैं कि ये सवाल असफलता की निशानी नहीं है, ये परिपक्वता की निशानी है। क्योंकि जब इंसान सिर्फ पाने से आगे बढ़ता है, तभी देने की जरूरत महसूस होती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, सक्सेस आस्क्स द क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस गिव्स द आंसर। इसका मतलब समझिए, सफलता पूछती है तुम क्या हासिल कर पाए, लेकिन महत्व जवाब देता है तुमने किसकी जिंदगी बदली। रमेश पहली बार ये मानता है कि सिर्फ खुद की ग्रोथ उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही। यहां लेखक सेवा को फिर से उठाते हैं, लेकिन इस बार बहुत गहराई से। वो कहते हैं कि सेवा कोई अतिरिक्त काम नहीं है जो सफलता के बाद किया जाए। सेवा वही चीज है जो सफलता को अर्थ देती है। बिना अर्थ के पैसा बोझ बन जाता है। रमेश को याद आता है कि जब उसने पहली बार किसी को सिखाया था, बिना किसी फायदे के, उसे कैसा लगा था। वो खुशी किसी बोनस से नहीं मिली थी। लेखक कहते हैं कि यही वो भावना है जो इंसान को अंदर से भरती है। क्योंकि जब आप किसी और के रास्ते को थोड़ा आसान बनाते हो, तो आपका अपना रास्ता भी साफ होने लगता है। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि देने के लिए बहुत बड़ा होना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि देने की शुरुआत छोटे स्तर पर होती है। मैं देना, ध्यान देना, ईमानदार सलाह देना। रमेश अब ये समझने लगता है कि उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने दायरे में सही होना है। एक जगह लेखक लिखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट मेजर्ड बाय साइज बट बाय सिंसेरिटी। इसका मतलब ये कि योगदान कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो दिल से आया है या दिखावे से। रमेश अब दिखावे से दूरी बनाने लगता है। इस हिस्से में लेखक विरासत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने अमीर थे, असली सवाल ये है कि आपके जाने के बाद लोग क्या सीख कर गए। रमेश पहली बार सोचता है कि अगर वो आज रुक जाए तो क्या उसकी जिंदगी किसी के लिए मिसाल बनेगी। ये सवाल डराता भी है और दिशा भी देता है। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आप ये सवाल अपने फैसलों में शामिल करते हो, आपकी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। पैसा अभी भी जरूरी है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। रमेश अब अपने काम में अर्थ ढूंढने लगा है। वो ये नहीं पूछता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, वो पूछता है कि इससे किसे फायदा होगा। और अजीब बात यह है कि इससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, घटती नहीं। लेखक यहां एक शांत सच रखते हैं। वो कहते हैं कि महत्व की तलाश कोई धार्मिक या दार्शनिक यात्रा नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक है। क्योंकि जब आपका काम किसी के काम आता है, तो आप खुद को जरूरी महसूस करते हो, और जरूरी महसूस करना इंसान की गहरी जरूरत है। यहां प्रवाह थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं। रमेश अब खुद को अकेला नहीं मानता, वो खुद को एक कड़ी मानता है, किसी से सीखने वाली और किसी को सिखाने वाली। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि पैसा आपको विकल्प देता है, लेकिन अर्थ आपको दिशा देता है। दोनों में से एक भी अकेला काफी नहीं है। और यहीं ये हिस्सा एक सधे हुए, सोच में डालने वाले विराम पर रुकता है। क्योंकि अब आखिरी सवाल सामने है, जब सब समझ आ जाए, अनुभव आ जाए, अर्थ भी मिल जाए, तो इंसान इस सफर को कैसे पूरा करता है? क्या कोई अंतिम सिद्धांत है, या ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती? यही सवाल अंतिम हिस्सों की ओर ले जाता है। अब लेखक उस मोड़ पर ले आते हैं जहां इंसान को लगता है कि शायद अब सब समझ आ गया है। रास्ता भी दिख रहा है, कारण भी साफ है, अर्थ भी मिल गया है। और यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है।
कि अब सीखना खत्म हो गया। 14वें हिस्से में लेखक इसी भ्रम को बहुत शांति से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, सफर कभी पूरा नहीं होता, बस उसका स्तर बदलता है। रमेश अब खुद को पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्पष्ट महसूस करता है। उसके फैसले मूल्यों से निकलते हैं, काम में अर्थ है, देने का भाव है। बाहर से देखने वाला कहेगा अब तो ये सेटल हो गया, लेकिन लेखक यहीं पर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि सेटल होना जिंदगी का नहीं, सिर्फ पानी का स्वभाव है। इंसान अगर ठहर गया तो सड़ने लगता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, नॉट अ फेज। इसका मतलब समझिए, विकास कोई स्टेज नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाओ। ये रोज का अभ्यास है। रमेश को एहसास होता है कि अगर वो अब सीखना छोड़ दे, सवाल पूछना बंद कर दे, तो वो धीरे धीरे वही बन जाएगा जिससे वो कभी दूर भाग रहा था। यहां लेखक अनुभव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अनुभव दो तरह के होते हैं, एक जो आपको सिखाते हैं और एक जो आपको कठोर बना देते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अनुभव को कैसे लेते हो। रमेश पहले अनुभव से अहंकार ले सकता था, अब वो अनुभव से समझ लेना चाहता है। लेखक यहां उम्र और समय की बात को भी छूते हैं। वो कहते हैं कि असली परिपक्वता सालों से नहीं आती, वो ईमानदार आत्मनिरीक्षण से आती है। आप 20 साल में भी समझदार हो सकते हो और 50 में भी उलझे रह सकते हो। रमेश ये समझता है कि उम्र बढ़ने से ज्यादा जरूरी है चेतना का बढ़ना। इस हिस्से में लेख रीसेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समय समय पर खुद को रीसेट करना जरूरी है, अपने अहंकार को, अपनी दिनचर्या को, अपने लक्ष्यों को। नहीं तो आप अपने ही बनाए ढांचे में कैद हो जाते हो। रमेश अब हर कुछ समय में खुद से पूछता है, क्या ये अभी भी सही है? एक जगह लेखक लिखते हैं, रिफ्लेक्शन इज द प्राइस ऑफ विजडम। इसका मतलब ये कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ना आसान है, लेकिन पीछे मुड़कर खुद को देखना साहस मांगता है। यही साहस इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। लेखक यहां संतोष और महत्वाकांक्षा को एक साथ रखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है और महत्वाकांक्षा का मतलब अंधी दौड़ नहीं है। दोनों का संतुलन ही इंसान को पूरा बनाता है। रमेश अब जीत के बाद भी विनम्र रहना सीख रहा है और हार के बाद भी जिज्ञासु। यहां एक बहुत सादी लेकिन गहरी बात आती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी आपको बार बार परीक्षा में डालेगी, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के जरिए, और हर बार सवाल वही होगा, क्या आप वही इंसान बने रहोगे जो आपने तय किया था? रमेश अब इस सवाल से डरता नहीं, क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उसके पास दिशा है, और दिशा होना जवाब होने से ज्यादा जरूरी है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक शांत सा सच छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असली सफलता वो नहीं है जो आपको थका दे, बल्कि वो है जो आपको हर दिन थोड़ा और सचेत बनाए। और यहीं ये हिस्सा एक गहरी तैयारी के साथ रुकता है, क्योंकि अब आखिरी हिस्सा सामने है, जहां लेखक पूरे सफर को एक सूत्र में बांधते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि इस समझ के साथ रोज कैसे जिया जाए। यही अंतिम प्रवाह का दरवाजा खोलता है। अब सफर अपने आखिरी मोड़ पर आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यहां कोई तालियां नहीं बजती, कोई खत्म की आवाज नहीं आती। लेखक 15वें हिस्से में साफ कहते हैं, अगर आपको लगता है कि अब कहानी खत्म हो रही है, तो आपने इसे अभी भी गलत समझा है। ये अंत नहीं है, ये जीने का तरीका है। रमेश अब पीछे मुड़कर देखता है। वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी सिर्फ पैसे के डर में जीता था, लेकिन वो खुद को बन चुका हुआ भी नहीं मानता। लेखक कहते हैं कि यही सही जगह है, न भ्रम में, न अहंकार में, बस जागरूक। लेखक यहां पूरे सफर को एक बहुत सरल सूत्र में बांधते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने का असली मतलब है जल्दी समझदार बनना। पैसा उसका परिणाम है, लक्ष्य नहीं। अगर आप सही सोच, सही आदतें और सही फैसले रोज जीते हो, तो पैसा देर सबेर पीछे आता ही है। एक लाइन यहां बहुत शांति से वार करती है। लेखक लिखते हैं, वेल्थ इज बिल्ट डेली, नॉट ड्रामेटिकली। इसका मतलब यह कि अमीरी किसी एक बड़े पल से नहीं बनती, वो रोज के छोटे चुनावों से बनती है।
रमेश को एहसास होता है कि असली बदलाव तो तब शुरू हुआ था जब उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया था। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ी रणनीति ढूंढते रहते हैं, लेकिन छोटी ईमानदारी भूल जाते हैं। समय पर सीखना, सही खर्च करना, जरूरत पर ना कहना और सही समय पर दिशा बदलना ही वो आदतें हैं जो दिखने में साधारण हैं, लेकिन असर में गहरी। रमेश अब अपने दिन को जीतने पर ध्यान देता है, साल को नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज सही कर रहे हो तो भविष्य अपने आप संभल जाता है। चिंता भविष्य की नहीं, आज की होनी चाहिए। आज आपने अपने मूल्यों के साथ कितनी बार समझौता किया? इस आखिरी हिस्से में लेखक डर को फिर से छूते हैं, लेकिन अब वो डर दुश्मन नहीं लगता। वो कहते हैं कि डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप डर से भागते नहीं, उसके साथ चलते हो। रमेश अब डर को संकेत मानता है, रुकावट नहीं। लेखक यहां एक बहुत गहरी लेकिन शांत बात कहते हैं। वो बताते हैं कि अमीर आदमी वो नहीं जो सबसे ज्यादा रखता है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत होती है। रमेश को पहली बार लगता है कि उसके अंदर एक तरह की आजादी आ चुकी है, चुनने की आजादी। यहां लेखक जीवन की गति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तेज चलना और जल्दी पहुंचना दो अलग बातें हैं। अगर आप गलत दिशा में तेज हो तो जल्दी थक जाओगे। अगर सही दिशा में हो तो धीमे भी चलोगे तो पहुंच जाओगे। रमेश अब अपनी तुलना बंद कर चुका है। वो अपने कल से मुकाबला करता है, किसी और के आज से नहीं। लेखक कहते हैं कि यही वो तुलना है जो इंसान को शांत और आगे बढ़ने वाला बनाती है। आखिरी पन्नों में लेखक पाठक से सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं, अगर आपने इस किताब से कुछ भी सीखा है तो उसे कभी के लिए मत छोड़िए। उसे आज के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज्ञान अगर आदत न बने तो बोझ बन जाता है। एक आखिरी लाइन बहुत सादगी से दिल में उतरती है, योर लाइफ बिकम्स रिच व्हेन योर डेज मेक सेंस। इसका मतलब यह कि जिंदगी तब अमीर लगती है जब आपके दिन खाली नहीं, अर्थ से भरे हों। रमेश अब किसी मंजिल की तरफ नहीं देख रहा, वो अपने हर कदम को देख रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान सफर को सही तरीके से जीना सीख लेता है तो मंजिल अपने आप छोटी लगने लगती है। यही किताब चुप हो जाती है, लेकिन पाठक के अंदर एक आवाज शुरू हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। सवाल यह है कि जो भी बनोगे, क्या वो जानबूझकर चुना हुआ होगा? अगर हां, तो समझ लीजिए, आपने इस किताब का असली मतलब पकड़ लिया है।